गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट पढ़ा था, पार्ट सिक्स में हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और गोइंग टू वाले सेंटेंसेस समझे थे, किस तरह से वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, वो जाना था हमने। टुडे वी शैल रीड पार्ट 7। हम पार्ट 7 से पढ़ेंगे आज इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस का वो मतलब होता है, इसको अपने आप कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य का मतलब ये होता है वे सेंटेंस जो सीधे ही वर्ब से स्टार्ट होते हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनके सेंटेंस जब जैसा एग्जाम में हमारे सेंटेंस आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को, तो एक्टिव के सेंटेंस आते हैं, उन्हें जब पैसिव में चेंज करते हैं तो किस तरह चेंज करते हैं, देखिए पहले फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट फार्मूला है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसका नेगेटिव डॉन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। देखिए अफर्मेटिव में जो एक्टिव का सेंटेंस आता है उसमें पहले वर्ब आएगा, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम जब भी पीवी में चेंज करेंगे तो फर्स्ट में पहले लेट यूज़ करना है, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद में लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके, तो एक्टिव के जो सेंटेंस आते हैं उसमें डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, पीवी बनाना है इसे, तो पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? की बात है ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस नॉट लिखते हैं, जबकि वो सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा। अंडरस्टूड? अब इनके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं देखिए आप। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें प्लीज़ सेंटेंस यूज़ होता है, प्लीज़ है, काइंडली जैसे वर्ड होते हैं, तो वो सेंटेंस किससे चेंज होते हैं देख लीजिए आप। जैसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लीज़ हेल्प द नीडी। देखिए अब जैसे प्लीज़ वाले सेंटेंस एग्जाम में आ जाते हैं, और प्लीज़ वाले आपको जैसा पता है हेल्प प्लस द हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नीडी पर्सन। तो जैसे हमें ये पता हमें होना चाहिए कि प्लीज़ वाले सेंटेंस आए तो इनमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। जब भी प्लीज़ वाले सेंटेंस अब एक्टिव में सेंटेंस आते हैं, इनके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसको पीवी मतलब पैसिव में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होता है देखिए, आपको प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू ये वर्ड यूज़ करना है। इसके तुरंत बाद एज इट इज जो भी है वो आपको शामिल लिखना है बेटा। अंडरस्टूड? तो प्लीज़ वाले जब भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो हमें प्लीज़ को किस तरह चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। अंडरस्टूड? प्लीज़ वाले सेंटेंस काइंडली जैसे वर्ड्स आते हों तो वो सेंटेंस किस तरह चेंज होगा, एक्टिव टू पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो सेंटेंस होगा वो एज इट इज आगे आपको लिखना है। अंडरस्टूड? ये हुए प्लीज़ वाले सेंटेंस। अब देखिए वो लेट वाले सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम। ओपन द विंडो, don't tease the poor,
Don't waste your time. Kindly lend me your pen. Write all sentences don't insult the elders. Respect our parents. Follow the traffic rules. Follow the traffic rules. देखिए मैंने आपके सामने कुछ एक्टिव के सेंटेंस दिए हैं, इसे हमें पीवी में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले फार्मूला बताया, फार्मूला को आपको फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस चेंज करने। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द गेट, ये होगा लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव वाला है तो इसका होगा लेट द पुअर not be teased। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज होगा let your time not be wasted। अब काइंडली जैसे मैंने बताया प्लीज, तो काइंडली वाले वर्ड आया इसमें चेंज होता है यू आर रिक्वेस्टेड to lend me your car। नेक्स्ट सेंटेंस में होगा let all sentences be written। ये चेंज होगा let the elders not be insulted। और लास्ट सेंटेंस होगा let the traffic rules be followed। ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने चेंजेस किए हैं वन बाय वन। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ओपन द विंडो, इसका होगा लेट द विंडो बी ओपन। डोंट टीज द पुअर वाला होगा लेट द पुअर नॉट बी टीज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। और काइंडली और प्लीज वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताया यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर कार। राइट ऑल सेंटेंसेस का होने का लेट ऑल सेंटेंसेस बी रिटर्न। डोंट इंसल्ट द एल्डर्स का होगा लेट द एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड। और फॉलो द ट्रैफिक उसका होगा लेट द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। तो इस तरह से ये इम्प्रेस सेंटेंस थे। और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। और अब मॉडल्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं देखिए। मॉडल्स के अकॉर्डिंग कैसे एक्टिव टू एक्सप्रेसिव सेंटेंसेस देखिए आप। एक्टिव का देख लीजिए सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनेगा
ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पहले मॉडल्स आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट है हु वाला सेंटेंस। हु मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस मॉडल्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस के फॉर्मूले देखिए, मैंने आपको बताया फॉर्मूले। ये मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे एक्टिव के सेंटेंस, जैसे मॉडल्स के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाता है, तो जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट मॉडल्स एज इट इज जो होगा वही वर्ड उस सेंटेंस में रहेगा, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट्स। नेगेटिव में मॉडल्स नॉट बी सब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में पहले मॉडल्स, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हु वाले सेंटेंस में पहले बाय होम मॉडल्स ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए आप। I can do it. No one can teach me. Could you drive a car? Who can lift 100 kg weight? आपके सामने मैंने सेंटेंसेस दिए हैं सारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला का फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस बनाने। देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा इट कैन बी डन बाय मी। नेक्स्ट में नो वन है तो नेगेटिव बनेगा, तो आई कांट बी टॉट। नो वन नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज नो वन क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स था, तो टॉट तक ही लिखना है हमें। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में कुड अ कार बी ड्राइवन बाय यू। और लास्ट सेंटेंस में बनेगा by whom can 100 kg weight be lifted? ये आपके थे मॉडल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्टिव टू पैसिव में चेंज होते सेंटेंस। जैसा मैंने पहले फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने चेंज किए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन डू इट, इसका बनेगा इट कैन बी डन बाय मी। नो वन कैन टीच मी, जैसा कि बताया मैं नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बाय प्लस मैंने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया यहाँ पे, इसका बनेगा आई कांट बी टॉट। कुड यू ड्राइव अ कार, इसका बनेगा कुड अ कार बी ड्राइवन बाय यू। हु कैन लिफ्ट 100 kg वेट, इसका बनेगा बाय हुम कैन 100 kg वेट बी लिफ्टेड। तो ये थे हमारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस, जैसा कि आपको सारे समझ में आएंगे फॉर्मूलाज। आप फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जब भी सेंटेंसेस आए पहले फार्मूला को रीड आउट करें, रीड आउट करने के बाद में इस तरह के हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये था हमारा एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस, जैसे सारे फार्मूला आप देख लेना। और आपको हर सारे सेंटेंसेस के फार्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं एक्टिव टू पैसिव में, जैसा कि हमने सारे टेंस के अकॉर्डिंग का सेंटेंसेस बनाए। सारे सेंटेंस आपको मैंने बताया था कि 4 टेंसेस होते हैं जिनके एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके टेंस के सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते। इसके अलावा हमने मॉडल के सेंटेंस जाने किस तरह से बनाए जाते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जाने,
गोइंग टू वाले सेंटेंस हमने बनाए और लास्ट में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस भी सही सीखा। तो ये थे हमारे टोटल एक्टिव टू पैसिव के सेंटेंस। बाकी के सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो विलयन की सांद्रताएं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर हम सोल्यूट को भी किस में लें, ग्राम में, और सॉल्वेंट को भी किस में लें, हम ग्राम में, दोनों को अगर हम ग्राम में लेते हैं तब हम उसका जो सांद्रताओं को हम किससे नापते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज से। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर हम दोनों ही चीज़ें, सॉल्यूट भी हम किस में लें यानी विलय भी हम किस में लें, ml में, और सॉल्वेंट भी हम किस में लें, ml में, यानी विलयन भी जो बनता है वो भी हम किस में लें, ml में, तब हम सांद्रताएं किससे नापते हैं, आयतन परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज से। अब आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, यानी कि अगर हम सॉल्यूट तो लें ग्राम में, है ना, और सॉल्वेंट किस में लें, आयतन में यानी ml में, तब अगर हमको उस विलयन की कंसंट्रेशन मेजरमेंट करनी है तो हम किससे करेंगे, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज से। उसको हम लिखते हैं WV परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन मास वॉल्यूम परसेंटेज, इंग्लिश में मास वॉल्यूम परसेंटेज और हिंदी में द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। कैसे होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, और उसमें क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए, यानी कि विलय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन मिलीमीटर में इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि अगर इसको हम क्या हो जाएगा, WB अपॉन Vml इंटू 100। अगर फॉर एग्जाम्पल कि 4 ग्राम NaOH को, कितना, 4 ग्राम NaOH को कितने जल में घोला अपन ने, या तो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दे और डायरेक्ट सॉल्वेंट भी दे सकते हैं कि 4 ग्राम लवण ले लो, नमक ले लो, NaCl को, है ना, कितने में, किसी भी जल में घोलकर क्या बनाया, 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया है। हमको क्या निकालनी है, विलयन का क्या निकालना है, आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या लेंगे, ये देखिए 4 अपॉन 250 इंटू 100, ठीक है ना। कितना हो गया, WB कितना, 4, विलयन कितना, 250 ml, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, 100, ठीक है ना, 0, 5 के टेबल से मैंने इसको किया तो क्या हो गया, 2 से, और 5 के तो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 को 8 से, 8/5। अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, अपन भाग लगाएंगे तो देखिए आप, तो जो इसकी आ जाएगी 8/5, और 5 अंक 30, 1.6,
परसेंटेज। ठीक है ना। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज भी काउंट कर सकते हैं। कब निकालते हैं, जब हम सोल्यूट को किस में लेते हैं, ग्राम में, और सॉल्वेंट को हम किस में लेते हैं, आयतन में। यानी कि यहाँ सॉल्यूशन को हम किस में लेते हैं, आयतन में। तो ये सब आपके थी द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब हम निकालते हैं मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता के रूप में भी हम सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। 100 में कोई चीज़ हो तो हम कैसे किससे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने बताया कि अगर कोई चीज़ 100 भाग में प्रेजेंट है तो हम द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का यूज़ करते हैं। और तो ये आपकी हो गई आपकी एक तरह की यूनिट्स, जिसकी हम क्या कर निकालता है, सांद्रताओं को प्रेजेंट करना, विलयन की सांद्रताओं को प्रेजेंट करना। अब हम मोलरता के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, सांद्रता को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन, विलयन कितना लिया अपन ने, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है ना। तो हम विलयन की सांद्रता को मोलरता के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, m बराबर विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। देखिए आप, विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलय को हम क्या मानते हैं, W, और विलय के ग्राम मोल है तो मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है। अगर एक आपके न्यूमेरिकल आ गया कि कोई भी न्यूमेरिकल कि NaOH के 2 मोल को, ठीक है, NaOH के 2 मोल, किसी के भी 2 मोल ले लिए, NaOH के 2 मोल को किसमें, पानी में घोला और कितने लीटर विलयन बनाया, 2 लीटर जल में घोलकर, NaOH के 2 मोल को जल में घोलकर यानी वाटर में डिजोल्व करके हमने कितना सॉल्यूशन बनाया, 2 लीटर। 2 लीटर विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए या विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। NaOH के 2 मोल को किसमें घोला, जल में। हमकी जल की हमको कोई भी मास नहीं दे रखा है, केवल NaOH के 2 मोल को जल में डिजोल्व करके हमने क्या बना दिया, 2 लीटर सॉल्यूशन। तो हमको क्या कैलकुलेट करनी है, विलयन की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में निकालनी है। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, मोल कितने, 2B, ये फॉर्मूला लगेगा, 2 अपॉन विलयन भी कितना, 2 लीटर, यानी इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, 1। यानी सॉल्यूशन कितने का बनेगा, 1 मोलैरिटी का, यानी 1 मोलरता का। ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपको मोल दे रखे हो विलय के और आपको क्या दे रखा है, जो सॉल्यूशन है वो किस में दे रखा हो, लीटर में दे रखा है।
दूसरा, अगर आपको मोल न दे रखे और पदार्थ का क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है, तब क्या करते हैं, मोल को कैलकुलेट करते हैं। विलय के मोल कैसे निकालते हैं हम पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ का बाहर दे रखा है उसमें हम क्या करते हैं, उसके मोलर मास का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या हो जाता है मोल। मोल बराबर पदार्थ का भार अपॉन उसका अणुभार। तो NB की जगह हम क्या कर देंगे, WB, और ये आपका, फिर ये अगर ग्राम में है तो आयतन को भी किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में। तो आयतन को लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो विलियन का आयतन ml में, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 का भाग देंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अगर आपको पदार्थ का भार दे रखा है, यानी कि कोई भी सोल्यूट है उसका मास आपको गिवन है, तो आप क्या निकालते हैं, निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम NaOH को हमने किस में डिजोल्व किया गया, जल में, वाटर में डिजोल्व। 4 ग्राम NaOH को कितने, जल में घोल कर, यानी जल में डिजोल्व करके, जल में घोल कर कितना बनाया मैंने, 4 ग्राम या 400 ml सॉल्यूशन, यानी विलियन बनाया गया है, विलियन बनाया। विलियन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 400 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। विलियन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। ये आपके न्यूमेरिकल है। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये, क्योंकि आपको जो सॉल्यूट है NaOH इसको किस में डिजोल्व कर रहा है, वाटर में, और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। यानी आपके NaOH क्या है, गिवन मास, यानी दे रखा है कितना, WB कितना हो गया, 4। अब आपको NaOH दे रखा है तो NaOH का आप क्या निकालोगे, अणुभार, यानी मोलर मास। NaOH का गिवन मास कितना, WB कितना, 4 ग्राम, और उसका MB कैसे निकालोगे, Na का कितना होता है, परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का कितना 16, और हाइड्रोजन का 1, यानी कुल टोटल कितना हो गया 40 इंटू, अगर 4 ग्राम तो ये हो गया आपके 400। इस सब को आपको क्या करोगे, कैलकुलेट। अब 4 ग्राम NaOH को, इसको जो कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वो आपके क्या हो जाएगी, मोलिरिटी। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बचेगा, तो 400 को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया, 1/4000। ठीक है, अगर इसकी जगह ये होता 100 ml, तो आप क्या करते हैं, 4/40 इंटू 1000 अपॉन क्या करते हैं, 100। ठीक है, अगर 400 लिखा होता है, देखिए आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला यही लगाना, 4/40 इंटू 1000 अपॉन 400। ठीक है, अगर मैंने पिछले न्यूमेरिकल में क्या दिया, 400 लिखा तो 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो गया, और अगर मैंने 100 लिखा तो 100 हो गया। तो दोनों तरह से आपके न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे भी कर सकते हो कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया, तो इस तरह से लिखना है। कोई जितना विलियन बनाया है उसको नीचे, और उसको 1000 से आपको क्या करना है, डिवाइड। इसको जो हल करोगे तो ये हो गया 1, 2, ये हो गया, तो इसका कितना सॉल्यूशन हो गया, 1 मोलर सॉल्यूशन। इसको देखिए, अगर 400 होता तो m/4, ठीक है ना, m/4 सॉल्यूशन बनेगा, या 1/4, ठीक है ना, 1/4 कर दो, या m/4। तो इजीली आप किसी भी
विलयन की क्या कर सकते हो, मोलरता में कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको क्या दे रखा है, गिवन मास और मोलर मास दे रखा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करा देती हूँ आपको कि अगर 5 ग्राम कुछ भी ले लो या ले लो 9.8 ग्राम H2SO4 को 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 1000 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। ठीक है ना, 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन वाटर एंड कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, 1000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। 9.8 ग्राम H2SO4 लिया, उसको जल में डिजोल्व किया और सॉल्यूशन कितना बनाया, 1000। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि आपको गिवन मास दे रखा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में। ठीक है ना, WB कितना हो गया, 9.8 इंटू 1000 और गिवन जो सॉल्यूशन है वो भी आपका कितना है, 1000। अब आपको क्या निकालना, H2SO4 का मोलर मास। कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का कितना 2, सल्फर का कितना 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 98। ये देखिए 1000 से 1000 हट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/10 यानी m/10। सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, m/10। तो आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलरिटी में कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके सांद्रता को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलरता में। तो एग्जाम में आपके आएगा क्वेश्चन, मोलरता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको ऐसे सवाल दे रखा है, गिवन मास दे रखा है और ml में सॉल्यूशन दे रखा है कि 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कीजिए। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में देखा था कि ग्राफ जब दो क्वांटिटी चेंज होती है तो हमको ग्राफ कैसे बनाना है और उस ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है स्लोप ऑफ ए ग्राफ। कि स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, कि कोई ग्राफ बना हुआ उसमें स्लोप क्या होता है। कि जैसे कि हमने लिया ये 3 अलग अलग, ये 2 अलग अलग ग्राफ हमने बनाए। जैसे कि ये हम क्या लेते हैं, x लेते हैं और ये हम क्या लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ हमने बनाया ये कुछ इस टाइप का ये, ठीक है, और एक ग्राफ हमने बनाया ये वाला। इस ग्राफ को हमने बोला a और इस ग्राफ को हमने बोला b। ठीक है, स्लोप का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो स्लोप को जो जनरल मीनिंग होता है उसको हम जानते हैं ढलान। ठीक है, मतलब क्या होता है, ढलान। तो आप बता के, ये दोनों पिक्चर आपने देखे, ये दोनों पिक्चर है और इन दोनों पिक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन दोनों पिक्चर को हम फिजिक्स में ग्राफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हम ग्राफ के नाम से जानते हैं। अब ये 2 पिक्चर आपको दिख रहे हैं, दोनों पिक्चर में आपको दिख रहा है एक तो x है और दूसरा क्या है, y है, और ये भी क्या x है और ये क्या है, y है। अब 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, 2 पिक्चर आपको दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि स्लोप a का ग्रेटर है, ठीक है, स्लोप a ग्रेटर है या स्लोप b का ग्रेटर है। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्लोप किसका, b का ग्रेटर है, किससे, a से। ठीक है, या थर्ड कंडीशन है हमारे पास, जो स्लोप है वो a का और b का स्लोप कैसा है, बराबर है।
ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर में अपना जनरल कॉमन सेंस लगा के आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो स्लोप ए है और ये स्लोप बी है, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो ढलान कौन सी ज्यादा है। यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो वो जल्दी नीचे आएगा, कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा या किसी बॉल को रखूंगा तो वो जल्दी नीचे आएगी। तो जहाँ ढलान ज्यादा होगी वहां क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आएगा। जहां ढलान कम होगी वहां पर ऑब्जेक्ट को नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इन दोनों में कौन सी ढलान ज्यादा है, या जिसको हम कह सकते हैं स्लोप, कौन सा स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से और इसको देख के हम बता सकते हैं कि स्लोप बी कैसा है, ज्यादा है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा है, राइट है। ये दोनों ऑप्शन कैसे है, गलत है, ठीक है। यानी स्लोप बी कैसा है, ज्यादा है, और स्लोप ए कैसा है, कम है, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या चीज देखी, तो यहां पर आपने अपने जनरल कॉमन सेंस को यूज किया कि ये वाली ढलान हमको ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये स्लोप कैसा है, ज्यादा है, और ये वाली ढलान हमको कम दिख रही है, इसका मतलब ये स्लोप कैसा है, कम है। अब यहां पर मैंने एंगल बना दिया कि ये इस वाली लाइन को हमने कौन सी बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला। कौन सी एक्सिस बोला हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल कितना है, तो इस एंगल को हमने बोला अल्फा, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इससे इसका जो ये जो स्लोप है बी, इसका एंगल कितना है, बीटा। कितना है, बीटा। तो एंगल बीटा कैसा है, तो एंगल बीटा कैसा है, बड़ा है, यानी ज्यादा है, मोर देन, एंगल बीटा इज मोर देन एंगल अल्फा, ठीक है। तो जिसका अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल जो अल्फा है वो कैसा है, छोटा है, और एंगल बीटा कैसा है, ज्यादा है। तो आप यहां पर एक कंक्लूजन बना सकते हो, या अपना एक स्टेटमेंट यहां पर दे सकते हो कि, या फिर आप एक प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी कर सकते हो कि आगे से जिसका भी ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से ये जो स्लोप का जो एंगल है, बीटा है या अल्फा, जो भी थीटा वगैरह जो भी एंगल, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो स्लोप कैसा होगा, ज्यादा होगा। एक ये अपना एक स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चालाकी की। अब हमने चालाकी क्या की कि हमने लिया ये एक y लिया, ये x लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना, तो हमने मान लिया ये एंगल कितना 30, ये कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया 50, ठीक है। ये कितना हो गया, तो ये एंगल सपोज हो गया 70, कितना हो गया 70, और ये जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री। अब इधर से हम गए, ये कितना हो गया, तो ये सपोज हो गया 120 हो गया, और ये कितना हो गया 150 हो गया, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है 150 है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि अब इतनी सारी लाइनें भीड़ भड़ाका हो गया, थोड़ा हम इसको कम कर लेते हैं। ये हमने बनाया ये, और ये, ठीक है। ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये एंगल जो है वो कितना है 150 डिग्री, कितना है 150 डिग्री। अब आप मुझे देख के बताओ कि ए और बी में स्लोप ज्यादा कौन सा है, ए का या बी का, ए का या बी का। तो यहाँ का जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था कि जिसका एंगल ज्यादा, क्योंकि हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना, ये अल्फा इतना छोटा सा, ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल ज्यादा है, तो बीटा ज्यादा है, इसका मतलब एंगल बीटा इज ग्रेटर देन एंगल अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप बी कैसा है, ज्यादा है, और स्लोप ए कैसा है, कम है। पर यहाँ पर हमने देखा कि ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 90, और ये कितना है 150। तो एंगल कौन सा ज्यादा है, तो यहाँ पर एंगल 150 इज ग्रेटर देन एंगल 60, ठीक है। यानी 60 डिग्री से कौन सा वाला एंगल ज्यादा है, 150 डिग्री वाला एंगल ज्यादा है। तो अब आप बताओ स्लोप ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से या इस पिक्चर को देख के हम जानते हैं कि स्लोप ए कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि ये ढलान हमको ज्यादा दिख रही है, और इसकी ये जो ढलान है वो कैसी है, कम है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने किसी बॉल को रखा तो वो तेजी से नीचे आएगी, और यहाँ पर हमने किसी बॉल को रखा ये कम तेजी से नीचे आएगी। तो हम जानते हैं पिक्चर को देख के कि स्लोप ए कैसा है, ज्यादा है, और स्लोप बी कैसा है, कम है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, हमारी जो प्रेडिक्शन था, हमारी जो भविष्यवाणी जो हमने की थी कि एंगल ज्यादा होगा तो हम कह देंगे आंख बंद करके कि स्लोप कैसा है, ज्यादा है, तो वो भविष्यवाणी हमारी कैसी होगी, फेल होगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन सा ज्यादा है 150 डिग्री ज्यादा है, पर हमने देखा इसका स्लोप कैसा है, कम है। पर एंगल 60 डिग्री कैसा है, कम है, पर इसका स्लोप कैसा है, तो कैसा है, ज्यादा है,
ठीक है। तो एंगल पे स्लोप एंगल पे डिपेंड नहीं कर सकता, या स्लोप को मेजर करने के लिए आप एंगल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एंगल के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि स्लोप किसका ज्यादा है या किसका कम है। तो हम स्लोप कैसे, मैथमेटिक्स के हिसाब, चलो आंखों से देख के तो हमने बता दिया स्लोप, ये हमको ढलान ज्यादा दिख रही है, ये स्लोप ज्यादा है, यहाँ पर ढलान कम है, स्लोप कम है। ठीक है, हमने बता दिया, कॉमन सेंस से बताया, हमारी आंखों से बताया, सेंस करके हमने बताया। ठीक है, पर अगर हमको मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मेजर करना पड़ा कि स्लोप ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने देखा कि एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये वाली, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पर एक नॉर्मल यानी हॉरिजॉन्टल पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। ठीक है, अब हमने देखा इस वाले को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में बेस बोलते हैं, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब एंगल ये दे रखा 60 डिग्री, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमको स्लोप निकालना है, किसका स्लोप ज्यादा है, तो हम कहेंगे जिसका टेंजेंट ज्यादा होगा उसका स्लोप कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो टेंजेंट किसका ज्यादा है, तो टेंजेंट किसका ज्यादा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओपन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओपन बेस, यानी जिसका परपेंडिकुलर ओपन बेस की वजह से टेंजेंट जिसका ज्यादा होगा उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसका हमने देखा, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो किसका टेंजेंट ज्यादा होगा, तो हमने देखा कि जैसे कि इसका ये परपेंडिकुलर है, कितना 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है। ठीक है, अब ये जो बेस है उसको हमने सपोज बोल दिया ये है 2 मीटर, कितना है 2 मीटर है। तो टेंजेंट यानी 10/2 करेंगे, तो 10/2 करेंगे, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 हो गया। यानी ये जो स्लोप है इसका कितना है 5 है। अब इसका देखा हमने तो उसका ये जो परपेंडिकुलर हमको मिला वो कितना मिला 5। ठीक है, और ये जो बेस हमको मिला वो कितना मिला 10 मिला। ठीक है, तो कितना हो गया 5/10 यानी कितना हो गया 1/2, कितना मिला हमको 1/2, यानी इसका टेंजेंट कम है, इसका टेंजेंट कैसा है, ज्यादा है। तो हम आगे से जब भी स्लोप को मेजर करेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो हम किसको देखेंगे, तो हम देखेंगे टेंजेंट को देखेंगे। किसको देखेंगे, टेंजेंट को, कि जिसका टेंजेंट ज्यादा होगा स्लोप उसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों में अब आप यहां पर देखो तो यहां पर टेंजेंट किसका ज्यादा होगा, तो ये सपोज है 10। ठीक है, और ये कितना है, तो ये हमने मान लिया 5। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि ये कितना है 5 है और ये कितना है 10 है। ठीक है, क्योंकि देखने से हमको पता चल रहा है ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, ये कम डिस्टेंस दिख रहा है, ये कम है, ये कैसा ज्यादा है, तो हमने एक हमारी हिसाब से वैल्यू को मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेंजेंट निकालेंगे, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, कितना हो गया 5/10। और यहां से हमने निकाला तो हमको क्या मिलेगा 10/5, क्या मिलेगा 10/5। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, यानी 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो टेंजेंट किसका ज्यादा है, इसका टेंजेंट ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है, ज्यादा है, और इसका टेंजेंट कम है, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है, कम है। ठीक है, तो स्लोप को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो हम कहेंगे कि स्लोप को रिप्रेजेंट कौन करता है, टेंजेंट। कौन करता है, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओपन बेस। और परपेंडिकुलर ओपन बेस अगर हम दो ग्राफ बनाते हैं, कि जैसे कि ये ग्राफ हमने बनाया, कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम, XT ग्राफ। कौन सा ग्राफ, XT ग्राफ। और इस XT ग्राफ को हमने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमने X ले लिया, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, तो अब XT ग्राफ है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, x ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, t। किसके लिए लेते हैं हम, टाइम के लिए। किसके लिए लेते हैं हम, टाइम के लिए। और x किसके लिए लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए। x भी ले सकते हो या s भी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए।
ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब हमने ड्रॉ किया एक ये और एक ये है ए और ये है बी। अब आप मुझे बताओ कि हमने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से कि स्लोप ए ज़्यादा है या स्लोप बी ज़्यादा है। तो हमने सिंपल सा किया, क्या किया, हमने ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अब इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होंगे। तो यहाँ पर सपोज टाइम को कितना बोल दिया हमने t1, और यहाँ पर जो टाइम हुआ था वो इस टाइम को हमने बोल दिया t2। सेम पॉइंट आगे भी हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया ये वाला, ठीक है, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया ये वाला, ठीक है। अब टाइम कितना हुआ, टाइम पहले जब t1 था तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर थी, तो ये पोजीशन है, यानी ये किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और ये किसको बता रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है ए और बी में स्लोप ज़्यादा कौन सा है। तो हम जानते हैं जिसका टेंजेंट ज़्यादा होगा उसका स्लोप कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, ये एक बेस बनाया, यानी टाइम कितना हुआ, t1 से t2 जब टाइम हुआ तब ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, तो ऑब्जेक्ट ने मूव किया इतना, ठीक है। और ये कितना है, तो इसको हम जानते हैं कि जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ये हो गया हमारा x1 हो गया, और ये जो पॉइंट होगा उसको हमने क्या बोल दिया, x2 बोल दिया, ठीक है। तो जब टाइम t1 से t2 हुआ तब ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, x1 से कितना मूव गया, x2 गया। तो ये जो डिफरेंस है x1 से x2 का जो डिफरेंस है x1 माइनस x2, ठीक है, या सॉरी हम कह सकते हैं x2 माइनस x1, इसको हमने लिखा डेल्टा x, यानी ये पोजिशन डिफरेंस आ गया x2 माइनस x1। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन सा है, टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस क्या हो गया, t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा t। क्या लिखा हमने, डेल्टा t लिखा। तो डेल्टा x ये क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, डेल्टा x, और ये जो हॉरिजॉन्टल आया बेस, इसको हमने कितना बोला, डेल्टा t। तो डेल्टा x ओपन डेल्टा t क्या होता है, तो डेल्टा x ओपन डेल्टा t को हम जानते हैं, और वो चीज़ क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने देखा कि जब टाइम कितना था t1, तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, तो x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। जब टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया x2। और डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा x ओपन डेल्टा t। अब हमने दूसरे को पकड़ा, बी को पकड़ा, तो बी का हमने देखा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या आ गया इसका, डेल्टा t सेम एज इट इज। ये क्या आ गया उसका, डेल्टा x हो गया। तो डेल्टा x ओपन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो आप देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो हमने देखा कि हम जानते हैं कि स्लोप के लिए हम किसको देखते हैं, टेंजेंट को, यानी परपेंडिकुलर ओपन बेस को। परपेंडिकुलर ओपन बेस में हम जानते हैं कि ये किसमें, न्यूमरेटर में, और ये किसमें, डिनोमिनेटर में। तो ये जो क्वांटिटी ज्यादा कब होगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, तब ये क्वांटिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। यानी परपेंडिकुलर किससे ज्यादा होगा, बेस से ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर बेस से कम है, यानी डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया और न्यूमरेटर कैसा है, कम है, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि इसका परपेंडिकुलर, यानी ए का परपेंडिकुलर कितना, इतना, और बी का परपेंडिकुलर कितना, इतना, यानी स्लोप किसका ज्यादा है। तो हमने देखा जिसका भी परपेंडिकुलर ज्यादा होगा उसका टेंजेंट ज्यादा होगा, और टेंजेंट ज्यादा इसका मतलब क्या ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसकी जो डेल्टा x की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर रखेंगे, और डेल्टा t की वैल्यू। अब डेल्टा t तो दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए टाइम कितना, t1 से t2 हुआ, यानी ये भी 1, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। जब टाइम को 2 से 4 होने में यानी कितना टाइम, 2 सेकेंड, तो यहाँ पर भी कितना 2 है और यहाँ पर भी कितना 2 है। तो हमने देखा दोनों में डेल्टा x की वैल्यू किसकी ज्यादा है, और डेल्टा x की वैल्यू हमको यहाँ पर पिक्चर में ही हमको दिख रहा है कि डेल्टा x b का ज्यादा
ज़्यादा है और डेल्टा एक्स ए का कैसा है, कम है, तो हम कह सकते हैं कि बी का स्लोप कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ए का स्लोप कैसा होगा, कम होगा। यानी जिसका टेंजेंट ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो हम यहाँ से एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो टाइम चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ए की वेलोसिटी किससे कम है, बी से कम है। क्यों कम है? क्योंकि बी का टेंजेंट कैसा ज़्यादा, बी का टेंजेंट ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, बी का स्लोप ज्यादा तो बी की वेलोसिटी ज्यादा, ए का स्लोप कम तो ए की वेलोसिटी कैसी, कम। ठीक है, तो ये जो हमारा हमने किसके बारे में देखा, एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ को सॉरी हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, और उसके बारे में जो हमको डिटेल से और पढ़ना उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने सिलिया और फ्लैजिला के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, और जो सिलिया और फ्लैजिला है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल आएगा वो है आपका सेंट्रियोल। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। दो अलग अलग है, बेसल बॉडी जिसको क्या कहते हैं, बेसल ग्रेनुअल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेसल ग्रेनुअल, बेसल ग्रेनुअल। और ब्लेफेरोफ्लास्ट भी इसको कहा जाता है, ब्लेफेरोफ्लास्ट भी कहते हैं इसको, और बेसल बॉडी या बेसल ग्रेनुल भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, हम जो मेनली पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, या बेसल ग्रेनुल भी कह सकते हो, या ब्लेफेरोफ्लास्ट भी इसको कहा जाता है। तो ब्लेफेरोफ्लास्ट को या फिर बेसल बॉडी को या बेसल ग्रेनुल को, बात एक ही होती है। तो हम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले वो है आपका सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों का भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है, और सिलिया फ्लैजिला जैसा ही आपको लगेगा। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना हुआ रहता है, इनमें भी अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। डबलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके डिफरेंस। तो सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो जैसे हम बात करें इनके मतलब पॉइंट से हम इसको समझ लेते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो मेनली जो डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो इनकी पोजीशन क्या होती है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल एंड पोजीशन ऑफ। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा डिफरेंशिएशन का, वो है पोजीशन। तो सेंट्रियल जो होता है वो क्या होता है आपका, पेरीन्यूक्लियर होता है। क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर। अब वर्डिंग भी आपको ध्यान रखनी है, पेरी न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, नियर न्यूक्लियस, मतलब कोई भी चीज या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल वगैरह जो न्यूक्लियस के पास में होता है तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, पेरी न्यूक्लियर। तो पेरी न्यूक्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के जस्ट नजदीक होता है। और ये आपका जो बेसल बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नजदीक होते हैं। मतलब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस से दूर हो गए बेसल बॉडी, तो बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करें नंबर की, तो सेकंड जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा होगा नंबर, मतलब ये कितने होते हैं। तो जो सेंट्रियल होते हैं वो मेनली 2 होते हैं। कितने होते हैं सेल के अंदर, 2। इनके नंबर ज़्यादा होते नहीं। कितने होंगे सेंट्रियल, 2 होंगे ओनली, और 2 इन नंबर। और इनकी जो मतलब अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो राइट एंगल अरेंज होते हैं, मतलब ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। जैसे ये एक हो गया और दूसरा जो होगा वो इससे अटैच होगा, वैसे राइट एंगल कैसे अरेंज होगा, तो राइट एंगलली अरेंज होता है। तो ये राइट एंगलली क्या होगा, इससे अरेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना इसके नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं सेंट्रल के, और जो आपका बेसल बॉडी होता है वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं न्यूमेरस। ये कैसे हो जाएंगे, न्यूमेरस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये हो जाएंगे आपके न्यूमेरस। इसके बाद अगर अपन बात करें इसके साइज की, थर्ड जो पॉइंट होगा अपना वो होगा इसके साइज के बारे में। तो अगर इसके साइज की बात करें तो जो साइज होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है। माइक्रोमीटर में हम बात करते हैं तो इसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो आपका बेसल बॉडी होती है, इसके कंपैरिजन में बेसल बॉडी क्या होती है, इसकी साइज ज़्यादा होती है। तो इसकी साइज हो जाएगी नियरली 300 to 500 माइक्रोमीटर।
मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, सेंट्रोल की कम होती है और आपके बेसल बॉडी की जो साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद अब हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका फंक्शंस। ये क्या काम आते हैं, तो इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या काम आएगा, आपके एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, एस्टर फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या होता है, तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रियोल होता क्या है, क्योंकि ये मेनली सेंट्रोसोम बनाने का काम करता है। मतलब ये तो हो जाएंगे आपके सेंट्रियोल और इसके आउटर कवरिंग होती है जिससे पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेंट्रोसोम। आपने देखा भी होगा जब सेल डिवीजन होता है हम एक सेल बनाते हैं, सेल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम ऐसे कुछ क्रॉस बनाते हैं, तो जो क्रॉस बनाते हैं वो क्या होता है, आपका सेंट्रियोल ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके आउटर एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से उसको सेंट्रोसोम, कलेक्टिवली उसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इसके फंक्शन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो सेल डिवीजन, किस में हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, एस्टर फॉर्मेशन, जो आपके दो पोल पे बना हुआ रहता है, जो क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और दूसरा क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, मतलब स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद ये आपका जो बेसल बॉडी होता है वो क्या करता है, तो बेसल बॉडी का मेन फंक्शन होता है गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला, ने हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो गिव राइज टू, इसका मेन फंक्शन हो जाएगा गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला, मतलब ये सिलिया और फ्लैजिला को बनाने का काम करता है। तो सिलिया और फ्लैजिला मेनली किससे बने हुए रहते हैं, बेसल बॉडी से बने हुए रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला, ने हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। दूसरा काम क्या करेगा ये, तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो जो आपका सिलिया एंड फ्लैजिला होता है उसके मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करता है, सिलिया एंड फ्लैजिला के मूवमेंट में भी हेल्प करता है और ये क्या करता है, सिलिया और फ्लैजिला को बनाने का काम करता है। जबकि आपका जो सेंट्रियल होता है वो क्या करता है, तो जो आपका सेंट्रियल होता है वो सेल डिवीजन में, एस्टर फॉर्मेशन में और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, मतलब पाए किसके अंदर जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके फाउंड इन, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फाउंड इन की बात करें मतलब ये किसके अंदर मिलते हैं, तो जो आपका सेंट्रियल होता है वो ऑल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन ऑल एनिमल सेल्स, मतलब जितनी भी एनिमल सेल्स है जिनके अंदर सेल डिवीजन तो होता ही है, तो सारी जितनी भी एनिमल सेल्स है उन सब के अंदर क्या होता है, ये आपका सेंट्रियल प्रेजेंट होता है। लेकिन किसके अंदर नहीं होता है, एनिमल सेल्स होने के बाद भी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है, तो वो है आपका एक्सेप्ट, और एक ही आपको याद भी होगा मैच्योर ममेलियन आरबीसी, इनके अंदर ये सेंट्रल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो मैच्योर ममेलियन आरबीसी, इनके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको ध्यान रखना मैच्योर ममेलियन आरबीसी जो होती है उनके अंदर ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करें किसकी, तो आपका जो बेसल बॉडी है वो किसके अंदर होता है, तो जहां पे भी मतलब कोई भी सेल हो XYZ जिनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है उन सब के अंदर आपके बेसल बॉडी प्रेजेंट होगा। जिनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला नहीं है वहां पे बेसल बॉडी एब्सेंट होगा। तो याद ध्यान रखना, आपको एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है उस सेल के अंदर तो बेसल बॉडी जरूर रहेगी। क्यों, क्योंकि बेसल बॉडी क्या करती है, गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी होगी तो ही सिलिया एंड फ्लैजिला अराइज होंगे। इसका मतलब किसी सेल को आपने देखा और उसके ऊपर क्या सिलिया और फ्लैजिला है, या तो फ्लैजिला है या सिलिया है, दोनों में से कोई भी एक है, तो वहां पे हम क्या समझ लेंगे, वहां पे बेसल बॉडी प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है ऑल सेल्स हैविंग सिलिया एंड फ्लैजिला, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इन ऑल सेल्स हैविंग सिलिया एंड फ्लैजिला, मतलब ऐसी सेल जिनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट हो उनके अंदर क्या होता है, आपका बेसल बॉडी प्रेजेंट होगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इसके बेसिक होते हैं जो हमको ध्यान रखने। जैसे पोजीशन, तो ये क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर होता है, नियर न्यूक्लियस, मतलब हमेशा न्यूक्लियस के पास में होगा तो वो क्या होगा, आपका सेंट्रियल होगा। और बेसल बॉडी क्या होता है, बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नजदीक होता है। आपको पता भी होगा, आपने अगर सेल ड्रॉ की हो तो सेल जो होती है ये तो होगी आपकी सेल, और सेल में क्या होता है, सेंट्रल या फिर पेरी सेंट्रल जैसे भी हो, वहां पे न्यूक्लियस अरेंज होगा, तो ये तो
जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आउटर कवरिंग जो है वो क्या कहलाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस है तो इसका ये क्या हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है आपके सेंट्रल अरेंज होते हैं और ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके जस्ट बिलो क्या होगा आपके बेसल बॉडी होगी। इसके बाद नंबर की बात करें तो आपको नंबर ध्यान रखना है, जो सेंट्रल होते हैं वो कितने होते हैं मेनली 2 होते हैं और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये राइट एंगलली एक दूसरे से अरेंज होते हो। और मेनली आपने देखा भी है जब मैंने आपको बताया था कि जैसे सेल डिवीजन की हम बात करते हैं और जनरली आपने 9th या 10th क्लास मतलब 9th क्लास तक तो पढ़ा ही होगा सेल डिवीजन। तो जब भी आपने मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज जब भी बनाते हो आप तो आप क्या करते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हो, वो कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। मेनली हम क्रॉस ही बना देते लेकिन वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है आपका सेंट्रल होता है और ये आपस में राइट एंगलली अरेंज होते हैं। इसके बाद हम बात करें बेसल बॉडी की तो ये क्या होता है न्यूमेरस होते हैं, मतलब इनके नंबर की काउंटिंग कोई फिक्स होती नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका सिलिया फ्लैजिला की बात करें तो ये क्या होता है मेनली फ्यू इन नंबर होते हैं, तो वहां पर आप बेसल बॉडी को काउंट कर सकते हो। लेकिन सिलियाक जो होते हैं वो क्या होते हैं न्यूमेरस होते हैं। तो हम यहाँ पे कलेक्टिवली बात करें तो इसको न्यूमेरस ही लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि सिलिया क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उन सब मतलब यूँ कहें कि हम एक सिलिया की बात करें, जैसे वहाँ पे किसी सेल्स के अंदर 1000 सिलिया है, वैसे काउंट हम कर नहीं सकते लेकिन 1000 सिलिया है, तो अगर 1000 सिलिया वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनमें कितनी बेसल बॉडी होगी 1000 ही होगी। तो ये हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा न्यूमेरस, क्योंकि ये सब सेल्स के अंदर जो इतनी भी सेल्स है उन सब के अंदर क्या होता है इनका नंबरिंग जो होती है वो डिफरेंट होगी सिलिया और फ्लैजिला के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करें इसके साइज की तो साइज जो सेंट्रल की होती है वो क्या होती है 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि आपके जो बेसल बॉडी होती है उसकी साइज क्या होती है इसके कंपेरिजन में ग्रेटर होती है, यानी 300 to 500 म्यू नैनोमीटर, जिसको हम कहते हैं म्यू मीटर यानी माइक्रोमीटर। फंक्शन हो जाएगा इसका, तो ये क्या काम करता है सेल डिवीजन, सेंट्रल जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा क्या काम करेगा एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सारे सेल डिवीजन से ही रिलेटेड हो जाते हैं, तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं हम बेसल बॉडी की, तो गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला, मतलब ये क्या करता है बेसल बॉडी जो होता है वो सिलिया और फ्लैजिला बनाने में हेल्प करता है। और सबसे मेन आपको ध्यान रखना है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। आपका जो सिलिया और फ्लैजिला होता है वो क्या करता है मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं मूवमेंट, और वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है बेसल बॉडी की वजह से होती है। इसके बाद देखिए फाउंड इन, ये कहां पे मिलते थे इन ऑल एनिमल सेल्स, मतलब जितने भी एनिमल सेल्स है उन सब के अंदर ये पाया जाता है एक्सेप्ट मैच्योर ममेलियन आरबीसी। इसके बाद देखें इन ऑल सेल्स हैविंग सिलिया एंड फ्लैजिला। आपको ये ध्यान रखना है कि बेसल बॉडी जो होते हैं जहां पे भी सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है जिस भी सेल के अंदर उन सब के अंदर बेसल बॉडी प्रेजेंट रहेगा। और ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे कोई सेल है और यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से कोई फ्लैजिला अराइज हो रहा है तो बेसल बॉडी क्या होगी इसके बिलो प्रेजेंट होगी और उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। तो जहां से ये आपका इनरली अराइज होता है आपका फ्लैजिला, और फ्लैजिला हो या सिलिया हो, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसल बॉडी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेसल बॉडी हो जाएगी, जिससे आपका क्या होता है फ्लैजिला आउटर अराइज होता है, तो बेसल बॉडी से ही अराइज हो रहा है और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से अरेंज होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें हम बेसल बॉडी और सेंट्रल की, तो इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, और मेनली जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल और बेसल बॉडी का वो किससे बना होता है, तो ये दोनों भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है सेम एज सिलिया एंड फ्लैजिला होता है, लेकिन इसमें कुछ मतलब अरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर अब बदल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सेंट्रल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है सेम होता है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, या फिर हम लिख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आउटर अगर अलग हो सकता है लेकिन इंटरनल क्या होता है सेम होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी आर सेम, मतलब इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सेम होता है। और ये किससे बने होते हैं तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे बने होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने पहले देख लिया है। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है इनका जो अरेंजमेंट होता है वो आपके सिलिया और फ्लैजिला से क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम सिलिया और फ्लैजिला की बात करें तो उसमें क्या था 9+2 था, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, किसका माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है 9+0, मतलब जो हमने स्टीरियोसिलिया देखा था उसी टाइप का होता है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है 9+0 होता है। इसका मतलब ये भी मूवमेंट करता नहीं है। आपको ध्यान रखना है सेंट्रियोल और बेसल बॉडी जो होते हैं वो मूवमेंट में है, बेसल बॉडी जो होता है वो सिलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये खुद मूव नहीं करता है।
आपको ये यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी सेंट्रियोल के मूवमेंट के बारे में हमने कुछ देखा ही नहीं, ये सेल डिवीजन, एस्टर फॉर्मेशन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए ध्यान रखना इनका अरेंजमेंट क्या होता है 9+0 होता है। और 9+0 अरेंजमेंट है, इसमें 9 क्या हो जाएगा, इसका पेरिफेरल हो जाएगा, और 0 लिखा हुआ यानी सेंट्रल वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है इसका, मतलब यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये कोई मूवमेंट में हेल्प करता नहीं, क्योंकि सेंटर पार्ट ही मूव करता है, तब आपके 9 पेरिफेरल जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है जो इसके 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कैसे होते हैं। मेनली यहाँ पे इनके अंदर सिलिया और फ्लैजिला के कंपेरिजन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो आपका 9 पेरिफेरल है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि जो आपके 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमने देख लिया, ये पेरिफेरली अरेंज होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं कैसे, ये ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट क्या होगा, तो हमने डबलेट देखा था, डबलेट का मतलब क्या था, वहाँ पे ए था, ये हो गया आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इससे हाफ सर्कल में अरेंज था, मतलब हाफली अरेंज था यहाँ पे बी। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और एक और होगा जो हाफ सर्कल इससे अटैच होगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी हो जाएगा यहाँ पे ए बी एंड सी, तो ये हो जाएंगे आपके ट्रिपलेट। तो आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कौन से, आपके 9+0 अरेंजमेंट है किसका, तो सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी का। उसमें ध्यान रखना है कि जो 9+3 अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ये ट्रिपलेट होते हैं। इसके बाद जो बचता है वो आपका इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसको नेक्स्ट क्लास में ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं होता, उसको हम कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो लेसन चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट फर्दर हम सीखने वाले हैं दैट इज़ आयोटा से रिलेटेड, आयोटा के जितने भी डिफरेंट पावर्स है। व्हेन वी से आयोटा इज इक्वल टू √(-1) या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है हम रियल नंबर्स में चेक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर हम नहीं देख पाते जिसका अंडर रूट, या फिर ऐसा कोई नंबर हम नहीं देख पाते जिसका स्क्वायर -1 हो। अगर हम कहें कि (-1 की पावर 1/2, इसका जो आंसर है वो x है, इट इज़ अ रियल नंबर। तो अगर हम x का वैल्यू x को चेक करें तो इसका मतलब क्या है, x का स्क्वायर। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिलती हो? नहीं। जितने भी रियल नंबर्स हम चेक करते हैं उसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव मिले। जैसे -2 का भी स्क्वायर करा तो वी गेट द 2, हम -4 का भी स्क्वायर करते हैं तो वी गेट द 4 प्लस का 4। तो ऑलवेज स्क्वायर वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो दैट इज़ अ इमेजिनरी नंबर, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर। इसीलिए इस आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसकी पावर्स को हम लोग चेक कर चुके थे। सिंपल आयोटा इज √(-1), आयोटा स्क्वायर है तो इट वुड बी क्या बनेगा, प्लस का 1, देन आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, इस तरीके से चीज़ें चेंज होगी। नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं अपन, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। उसको जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, जिसमें रियल पार्ट होता है विच इज़ विदाउट आयोटा एंड द अदर वन विद आयोटा, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर ये जो होता है दैट इज़ रियल पार्ट एंड द अदर वन विद द आयोटा, ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि रियल नंबर्स में वी कांट गेट इट्स वैल्यू, रियल नंबर्स में हमको इनकी वैल्यूज़ नहीं मिलती, तो इसलिए हम इनको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वास्तविक भाग और ये होता है काल्पनिक भाग। अब बात करते हैं सिंपल आयोटा की पावर्स को तो सीख लिया था। एक अदर प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी में आयोटाज आ गए सारे, और सेकंड में आएगा आपका 1/आयोटा। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 1/आयोटा तो
जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है आयोटा का यही रहता है कि इस फॉर्म में हो। कहने का मतलब अपॉन में आयोटा ना हो, न्यूमरेटर में आयोटा हो, यानी कि अंश में आयोटा हो तो इट्स ओके। हर में जैसे आयोटा है तो हम उसको हमारा जो मानक रूप है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू को हम नहीं जानते, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है कि हम इसको प्रॉपर आयोटा की फॉर्म में लिख सके कि हमारा जो भी आयोटा है वो न्यूमरेटर में रहे, अंश में आए, हर में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ऐसा है जैसे अगर आपके सामने लिखा होता है 1/√2, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज़ इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय है, क्योंकि √2 हमारा जो होता है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रहता है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है, अपरिमेय होता है। तो ये जो हर है ये पूरी संख्या अपरिमेय है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो हर है वो तो परफेक्ट हो, तो हम इसलिए इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो वैसे ही हम इस आयोटा के साथ भी करते हैं कि ये जो आयोटा है हमेशा हमारे न्यूमरेटर में दिखे, डिनोमिनेटर में ना दिखे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। आफ्टर द रैशनलाइजेशन तो आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा का डिवाइड करा। आप चाहे तो आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, या फिर विद साइन भी ले सकते हैं। अगर ये प्लस का है तो आप माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और नहीं करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके, सेम नंबर से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता 1 अपॉन, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, जैसे √2 है। अब यहाँ हमको फ़र्क नहीं पड़ता हम प्लस के √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर माइनस के √2 से, दोनों में ही सेम आंसर बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 4 + √2, ऐसा सिचुएशन होता, तो आप अब जब इसको रैशनलाइज करते तो आप क्या करते, मिडल में जो साइन है उसका अपोजिट साइन यूज़ करते। तो 4 - √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सॉरी यही चीज़ करते हैं। फिर सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनको करते हैं a + b × a - b। अब यहाँ क्या सिंगल है, आप चाहे प्लस का करोगे तो भी आंसर यही आएगा √2/2। और अगर इनकेस अगर माइनस का इसका करते तो क्या आएगा, -√2 अपॉन -2√2। तो एट द एंड ये साइन तो कैंसिल हो ही जाने और आंसर आपका आएगा, सॉरी √2 × √2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2। तो ये आंसर तो पॉजिटिव में ही है, इसमें भी पॉजिटिव में है। तो यहाँ सिंगल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिशन में कोई दूसरा नंबर आ जाता है। यहाँ पर अगर एडिशन में कोई अदर फर्दर नंबर आ जाता है, जैसे इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ये बताओ, -1 रखा, ये क्या आया माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, दैट्स इट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो देयर वी हैव ओनली द आयोटा, और वो भी न्यूमरेटर में। आयोटा स्क्वायर भी नहीं, आयोटा क्यूब भी नहीं, आयोटा की पावर 4 भी नहीं, सिंपल आयोटा, और वो भी हमको अंश में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। नीचे है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके फिर से इसके जैसा बना देते हैं, तो हमको ऐसा ही चाहिए, या अपॉन में नहीं चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। तो इसी की तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी अगर माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम सिचुएशन बनेगा, माइनस आयोटा, ये माइनस हो जाएगा, ये एट द एंड कैंसिल हो ही जाना है, और आपका आंसर यही आएगा माइनस का आयोटा। अब यहीं इसकी बजाय आपके सामने होता कुछ ऐसा, जैसे ऐसा लिखा है 2 + आयोटा, देन इट्स ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में a + आयोटा b, कुछ नहीं मल्टीप्लाई में यानी 1 है, तो a के प्लेस पर है 2 और b के प्लेस पर है 1। दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है 1 अपॉन 2 + आयोटा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्योंकि ये अकेला नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो साइन है वो मैटर करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए आयोटा ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो दैट मीन्स इसके लिए क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मेथड रहेगा ये दोनों के बीच का जो साइन है उसका डिफरेंट साइन यहाँ यूज़ करेंगे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे और सेम नंबर रखेंगे, तो 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या आया 2 - आयोटा अपॉन, यहाँ क्या हुआ 2 + आयोटा × 2 - आयोटा, a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा ये a + b × यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 4 माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो क्या होगा बोले ये 2 माइनस आयोटा अपॉन 4 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो आंसर इज 2 माइनस आयोटा अपॉन 5। और अगर आप इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करना चाहते हैं तो इसको सेपरेट किया जा सकता है 2/5 माइनस आयोटा अपॉन 5। अब ये बन गया a प्लस आयोटा b का फॉर्मेशन। a के प्लेस पर है 2/5 और b के प्लेस पर है माइनस का 1/5। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर लिखा है आयोटा की पावर -4n, जैसे सपोज ऐसा लिखा है, नहीं ओनली 4n, सॉरी, आयोटा की पावर 4n, कुछ इस तरीके से लिखा है, ये हो गया आयोटा, आयोटा की पावर 4n। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। वो थर्ड था, लास्ट वाला जो था सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी ऐसा लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे n वाले को, तो वही मेथड रहता है जैसे हमेशा से सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 4 होल पावर n ऐसा लिख सकते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4 क्या होता है बताओ, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये होता है -1, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू बनेगा -1 इंटू -1 प्लस का 1, 1 की पावर n, 1 की पावर n 1 ही होता है। इसका मतलब आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ तो कंक्लूड हो जाती है कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह चाहे कुछ भी हो, एनी होल नंबर का मतलब होता है होल नंबर में 0 भी काउंट होता है। होल नंबर में n की जगह अगर कोई भी होल नंबर यूज किया जाता है, कोई भी होल नंबर यूज करते हैं तो होल नंबर, अब होल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं, पहली चीज़ तो ये होल नंबर में सारे आ जाते हैं, इसको W से डिनोट करते हैं सम टाइम यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी होल नंबर मतलब n की जगह चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर हो, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी पावर जो है वो 4 की मल्टीपल है, अगर कभी आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल है, 4 का गुणज है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे हम अगर देखें तो आयोटा की पावर, जैसे n इक्वल टू 0 रखती हूँ मैं, मान लेते हैं फॉर n इक्वल टू 0 के लिए रखा मैंने, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 0, तो आयोटा की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर इज ऑलवेज 1। चेक फॉर 1, अगर आयोटा की पावर 4 है, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, डायरेक्टली आप 1 लिख लोगे। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, 4 का मल्टीपल 4 टू साइड, यानी कि कहीं पर लिखा है आयोटा की पावर 8, तो बिना सोचे समझे हम इसको लिख सकते हैं 1। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो जब भी आपकी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा, उसका वैल्यू हमेशा प्लस का 1 होगा, और अदरवाइज आयोटा की जितनी भी पावर्स हैं उसका वैल्यू या तो प्लस का 1 होगा, या फिर माइनस का 1 होगा, या फिर आयोटा होगा, या फिर माइनस आयोटा होगा। इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो तीनों मतलब इन चारों में से कुछ भी पॉसिबल। तो +1 का तो क्लियर हो गया, जब पावर हमारी 4 का मल्टीपल है तो प्लस का 1, और कोई भी दूसरा इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वी नो दैट -1। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली कि हम डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि उसका वैल्यू जो है वो प्लस का 1 है या माइनस का 1 है। तब यहाँ पर देखो,
आयोटा की पावर 4 है 1 हो गया। इसके अलावा जितने बचते हैं आयोटा की पावर इवन जब भी मिलेगा, जैसे चाहे वो आयोटा स्क्वायर हो, आयोटा 4 हो, आयोटा 6 हो, आयोटा 8 हो, आयोटा 10 हो और आयोटा 12 हो, तो इन सब में चेक करो, इन सब का आंसर या तो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा, लेकिन 1 तो उसमें होगा ही। तो आयोटा की पावर 2 ये होता है -1, ये होता है प्लस का 1, ये होता है -1, ये होता है प्लस का 1, ये होता है -1, ये होता है प्लस का 1। तो कहने का मतलब आयोटा की पावर इवन जब भी होगा, सम संख्या जब भी होगी, तो आपको या तो प्लस का 1 मिलेगा या फिर माइनस का 1 मिलेगा। और इसमें भी एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर जो है वो इवन नंबर जो है वो अगर 4 का मल्टीपल मिल जाता है तो वो कन्फर्मली प्लस का 1 होगा। तो इसका मतलब इसके अलावा जिनको हम इवन नंबर में, इसके अलावा जिनको 4 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, गुणज में नहीं लिख सकते, जैसे जिनको लिख सकते हैं दैट आर दिस 4, 8, 12, इन सब का वैल्यू +1। बाकी जितनी भी सम संख्याएं बची, जितने भी इवन नंबर बचे, उन सब के लिए -1। ओके, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे -1। ठीक है, अब ये +1 -1 का खेल तो फिनिश हो गया। अब बात आती है आयोटा और माइनस आयोटा की। तो जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है आयोटा क्यूब का वैल्यू देख लो। जैसे आयोटा क्यूब, इसको लिखते हैं अपन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यहाँ से इसका वैल्यू -1, तो एट द एंड माइनस आयोटा आ जाता है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट ऑड नंबर चेक करो। फॉर ऑड नंबर्स व्हेन आयोटा की पावर ऑड होगी, जब ये पावर ऑड होगी तो क्या होगा आंसर, या तो प्लस का आयोटा आएगा या फिर माइनस का आयोटा आएगा। कैसे चेक करो, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्या होता है, 5 होता है। 5 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ये चीज़ होती है आयोटा की पावर 1, यानी कि तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हमने देखा 4 का मल्टीपल जो भी होता है 1 इंटू आयोटा प्लस का आयोटा। देन आयोटा की पावर 7, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। तो क्लियर है, आयोटा की पावर 6 होता है माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा की पावर 6 है तो दैट शुड बी -1 इंटू आयोटा, तो ये आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट और देख लो 9, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा विच इज़ योर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का 1 हो गया, तो ये आयोटा। तो हमने देखा प्लस आयोटा कब कब मिल रहा है, जब आपके जो पावर्स है वो किसके नियर है, 4 के मल्टीपल्स के नियर है, यानी कि 4, 8। फिर नेक्स्ट अगर चेक करूँ मैं, आयोटा की पावर होता है 11 के बाद आता है 13। तो इसमें अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आता है आयोटा की पावर 9 इंटू आयोटा। तो अगर आयोटा की पावर जो 9 नहीं, यहाँ होगा 10, आयोटा की पावर 10, ये 4 का मल्टीपल नहीं तो -1, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस का आयोटा। और ये वाला आयोटा की पावर 12 इंटू आई, तो ये होता है प्लस का 1, तो ये आ गया आयोटा। तो अगेन हमने देखा 4 के मल्टीपल के नियरेस्ट है, 4 के मल्टीपल के लिए मतलब कि अगर आपका जो n है, अगर आयोटा की पावर n है, इसके अंदर अगर n जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 ले लिया मैंने, आयोटा की पावर m ले लिया, m ठीक है। तो अगर जो m है वो किसके इक्वल है, 4 के मल्टीपल के इक्वल है, यानी 4n+1 है। कहने का मतलब अगर आयोटा की पावर मान लेते हैं यहाँ पर 12 है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं, 4 का मल्टीपल 12 नहीं, कोई और नंबर है, मतलब 13 ले लिया, तो इसको अपन लिख सकते हैं 12+1, यानी कि 4 3 +1। तो दिस द फॉर्मेशन ऑफ 4n+1। तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम इसको प्लस का आयोटा ले लेते हैं। तो मतलब जब पावर जो है वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपका जो आयोटा की पावर n है या फिर m है वो क्या होगा, प्लस का आयोटा। उनके अलावा जितने भी आते हैं वो सारे माइनस आयोटा रहेंगे। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं
आयोटा की पावर ऑड के लिए तो ये आएगा, और फर्दर इसमें कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n+1 है, तो उस कंडीशन में दैट इज इक्वल टू ऑलवेज प्लस का आयोटा, ऑलवेज प्लस का आयोटा। और अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस आयोटा। ओके, ये होगी सारी आयोटा की बातें। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स हम करेंगे, ट्राई करेंगे। लगभग इसमें कवर हो गया है। अब जैसे आपकी बुक के एग्जांपल्स है वो डायरेक्टली ही आपको एडवांस लेवल का दे दिया है। इससे पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट कर लेंगे और वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये नोट कर लीजिए आप, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको सॉल्व करने, तो ट्राई करेंगे सेल्फ करने की, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट लिया है मैंने, आपकी बुक में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ मैं। आयोटा की पावर 137, सेकेंड इज आयोटा की पावर -999। आप अपने दिमाग से सॉल्व करके देखेंगे कि इनका वैल्यूज़ क्या बनता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ। कंडीशंस ये रहती है, आयोटा कभी भी डिवाइड में नहीं रहता, अपॉन के नीचे नहीं रहेगा, वो डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रहेगा। इट ऑलवेज शुड बी एट न्यूमरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज -1 की पावर 4n+1। यहाँ पर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के सारे n यहाँ पे अप्लाइड है, 0 भी नहीं है इवन। ओके, ये तो हो गया। सेकंड, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 6। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सॉल्व करने के दे रही हूँ मैं। 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज 1 + आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस माइनस आयोटा की पावर 1000 इक्वल्स टू 0। And the third one is आयोटा की पावर -1 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा की पावर -3 प्लस आयोटा की पावर -4 इक्वल्स टू 0। एंड द लास्ट वन, फोर्थ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के ट्राई करेंगे इनमें से, आई होप आपसे हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे ये भले ही पावर्स आपको इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है बट उनकी वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं। -2 आयोटा की पावर 19 प्लस 6 आयोटा की पावर 16 दैट इज इक्वल टू 7 आयोटा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ इज 1 + आयोटा की पावर 4 1 + 1 अपॉन आयोटा 4 इक्वल्स टू 16। आपको बता दिए मैंने, एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चंस तो ट्राई करने ही है। इसके नेक्स्ट वाले जो है बेसिक सिंपल है वो तो करने ही है, आगे वाले कर देते तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।